कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपनी नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नीट 2016 में नीट 16 में क्वेश्चन पुट अप हुआ है। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। आपको पता है जो यूरिया जो साइकिल है वो कहां होती है? लिवर में। याद है ना आपको? लिवर में यूरिया की साइकिल होती है। अमोनिया के साथ CO2 के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो, तो वहां पर आप जो है अमोनिया से आप किसका फॉर्मेशन करवा रहे हो? यूरिया का। तो आप देखिए यहां पर इनमें से कौन सी ऐसी वेसल है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके लिवर से और नॉर्मली कैरी कर रही है लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, लार्जेस्ट अमाउंट यूरिया का कैरी कर रही है। बात करते हैं इन सभी की। डॉर्सल एरोटा, रेनाल वीन, हेपेटिक पोर्टल वीन और हिपैटिक वीन, इन चारों की हम बात करते हैं तो ये तीन जो है ये आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड, लेकिन हिपैटिक वीन डायरेक्टली रिलेटेड है लीवर से, जहां पर यूरिन या यूरिया जो है अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रही है? यूरिया में। यूरिया साइकिल। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? हिपैटिक वीन। स्पॉटलाइट 3। मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर सबसे ज्यादा सरफेस एरिया देखा गया है। बंडल ऑफ हिस इज ग्रुप ऑफ मसल फाइबर। जो बंडल ऑफ हिस है वो मसल फाइबर का एक ग्रुप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, बीपी जिसे नॉर्मली हम कहते हैं। आपने देखा होगा 50 के बाद में, 55 के बाद में लोग बीपी की गोलियां अक्सर लेना ही पड़ता है उनको। बीपी क्यों बढ़ता है? भैया आप सोडियम को बढ़ा दो बीपी बढ़ जाएगा, सोडियम को घटा दो बीपी घट जाएगा। Na सोडियम का बड़ा रोल होता है इसमें। नमक जिसको हम कहते हैं NaCl, है ना? तो नमक जो है उसमें सोडियम होता है Na। अगर Na ज्यादा हो रहा है ब्लड में, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड तेज मूव करेगा। और बीपी अगर डाउन है मतलब नमक कम है ना? तो बीपी अगर लो है तो आप कॉफी वगैरह आप उसको देते हैं, बहुत सारी चीजें। अब आप देखिए यहां पर बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को किससे मेजरमेंट किससे किया जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर से इसको मेजरमेंट किया जाता है। 2 स्टेज इसकी बीपी मेजरमेंट की, 2 स्टेज, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, यानी सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। सुप्रीम कोर्ट SC। सिस्टोलिक किससे रिलेटेड है? स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोलिक प्रेशर DR, डॉक्टर, DR लिखते हैं डॉक्टर, तो DR। डायस्टोलिक प्रेशर किससे रिलेटेड है? स्टेज ऑफ रिलैक्सेशन, स्टेज ऑफ, बताइए, रिलैक्स। समझ रहे? एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इसमें एक्सपांशन हो रहा है, इसमें फैलाव हो रहा है। इसमें ब्लड आने के लिए आराम से रिलैक्स मोड में, भाई ब्लड आओ, इसमें जाओ, तो जाने के लिए प्रेशर लगाया जाता है और आने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ना? तो सिस्टोलिक प्रेशर हाई लिमिट ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर की हाईएस्ट लिमिट है सिस्टोलिक। अब स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम सिस्टोल कहते हैं, 120 mmHg। आजकल इसे 130 mmHg किया गया है, लेकिन अगर एग्जाम में 120 आता है और 130 नहीं लिखा हुआ आता है तो आपको इसी पे टिक करके आना है, लेकिन अगर 130 आता है तो आपको 130 करना है। डायस्टोलिक प्रेशर, लोअर लिमिट ऑफ बीपी, स्टेज ऑफ रिलैक्सेशन, इसको कहते हैं डायस्टॉल। कितना? 80 mmHg, 80 mmHg।
आजकल इसे 90 mmHg कर दिया गया है। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, ऐसे फैक्टर्स जो बीपी को इफेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे, आपको कैसे पता चलेगा बीपी हो रही है, हाई हो रही है? इमीडिएटली आपके जो है पसीना आने लग जाएगा, इमीडिएटली आपको घबराहट होने लग जाएगी, आपका ब्लड जो है बहुत ज्यादा फास्ट मूव करेगा, हार्ट जो है बहुत ज्यादा ओवर एक्सेस वर्क करेगा, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी। हाँ, आपको अगर ज्यादा हो जाता है तो लकवा मारने की प्रॉब्लम हो जाती है। बीपी एक्चुअली क्या है, देखो आप ध्यान से, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझिए आप। बीपी हाई होता है, बीपी में क्या क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड बहुत तेज गति से, बहुत स्पीड से बहता है, हमारी जो वेसल्स हैं उनमें बहुत स्पीड से ब्लड बहता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई बस है, जो हमारे सिटीज के अंदर जो सिटी बस चलती है, लो फ्लोर बसें चलती है ना, तो वो क्या करती है कि पैसेंजर को एक पर्टिकुलर प्लेस पे उठाती हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस पे छोड़ती हैं। अब ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, बोलो जल्दी से, आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, किसका कॉम्बिनेशन है हीमोग्लोबिन, आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। 4 ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, 4 होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब क्या होता है कि अगर बीपी तेज है, बीपी तेज है मतलब हाई बीपी है, तो उस कंडीशन में आपका जो ब्लड है वो फास्ट मूव कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन फास्ट मूव कर रहा है। अब क्या होगा कि वो बस जो है, हीमोग्लोबिन की बस जो है, जिसमें 4 पैसेंजर चढ़ने चाहिए और 4 पैसेंजर उतरने चाहिए, है ना, वो आपके वो ना तो चढ़ेंगे, मतलब एल्वियोलिस से ना तो वो चढ़ेंगे, एल्वियोलिस से जो गैसियस एक्सचेंज होगा वहां पर एक्सचेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड का प्रेशर ही बहुत तेज है, वो रुक ही नहीं रहा। वो हीमोग्लोबिन पर, ग्लोबिन प्रोटीन पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बन ही नहीं रहा, कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन रहा, वो फास्ट मूव कर रहा है। तो इस वजह से आदमी ऐसे करने लग जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की नीड होती है और वो रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही वहां पे। अब क्या होगा, और वो आगे जा रहा है, सेल्स में के पास जा रहा है, टिश्यूज के पास जा रहा है, उसके प्लाज्मा के पास जा रहा है, तो वहां पर ऑक्सीजन को उतार नहीं रहा है। अगर ऑक्सीजन उस पर चढ़ी हुई है तो उतार नहीं रहा है वहां पर, समझ रहे? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रेट ही बहुत हाई है। अब बात करते हैं जो लो बीपी होता है ना, उसमें क्या होता है, बीपी ब्लड प्रेशर बहुत धीमा होता है, मतलब ब्लड जो है बहुत धीमी गति से मूव करता है। सेल्स को, जैसे आपको उतरना है, यहां से आप बैठे हो और आपको कोटा में, आप अभी आप जो है बोरखेड़ा से आप चढ़े और आपको उतरना है तलवंडी, है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो लेकिन तलवंडी उतरने में आपको हार्डली जो है 10 मिनट्स लगते हैं, लेकिन आपको लग रहे हैं 18 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो यहां पर यह प्रॉब्लम है, यानी बहुत लो हो जाता है। इनकी वजह से अगर बीपी लो हाई होता है ना, तो कई बार लकवा मारने की, पैरालिसिस होने की पूरी पूरी संभावना होती। फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से? फर्स्ट, एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, फिर थोड़ी देर बाद में वापस नॉर्मल होता है, स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। इमोशंस एंड एक्साइटमेंट, इमोशंस, आदमी भावुक हो जाता है, रोने लग जाता है, तब भी बीपी उसका डिस्टर्ब हो जाता है उसमें। एक्साइटमेंट, ओ अब क्या होने वाला है, ओ अब क्या होने वाला है, बहुत को देखा होगा आपने, मैच देखते देखते हार्ट अटैक आ गया ड्यू टू एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की वजह से। समझ रहे हो ना? सेक्स, एज, छोटे बच्चों में हार्ट बीट ज्यादा होगी, इन्फेंट्स में और भी ज्यादा होगी, एडल्ट में बहुत कम होगी। हाँ, मतलब कम क्या होगी, मतलब कंपैरेटिवली। भावनाओं को समझो आप। है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के जो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उनमें आप जैसे पानी का पाइप है, पानी जा रहा है, आप उसको दबा दो आगे से, पिचक जाएगा, तो स्पीड से जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। बॉडी पोस्चर, बैठने की स्थिति, बैठा कैसे आदमी, ओबेसिटी, मोटापा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आजकल क्रिएट हो रही है। पल्स, मैं टॉफी की बात नहीं कर रहा, मैं पल्स की बात कर रहा हूं। ये हमारी जो रिस्ट है ना, यहां पर एक आर्टरी होती है, इसका नाम क्या है, रेडियल आर्टरी। क्या नाम है, रेडियल, अरे क्या नाम है, रेडियल आर्टरी। इससे हम मेजरमेंट करते हैं पल्स का।
ब्लड प्रेशर मेजर बाय, और ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? हमारी ये जो आर्म है ना, आर्म, इसमें यहां पर इस जगह देखो, इस जगह है ना, यहां पर कौन सी ब्राकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है हमारी। हाँ, ये जो ग्राफ है पल्स का ऑफ एन आर्टरी, इसको कहते हैं स्पिग्मोग्राफ। क्या कहते हैं इसको? स्पिग्मोग्राफ। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन से हो रहा है ये, कार्डियो किससे रिलेटेड है? हार्ट से, और ग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो किस पर आ रही है? एक पेपर पर आ रही है। ईसीजी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के थ्रू आती है। हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी है ना, वो इलेक्ट्रिकली शो होती है, और ये कब होती है? ये किसको शो करती है? एक कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन में ये प्रोसेस होती है। कार्डियक साइकिल से क्या मतलब है? एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। समझ में आ रहा है भैया? पेशेंट जो होता है कोई भी, उसको इज करेक्टेड टू दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। कोई भी पेशेंट है, उसकी जो है, उसको हार्ट की अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसका क्या हो जाता है कि एक मशीन से उसको कनेक्ट किया जाता है, एक मॉनिटर होता है, उसमें देखा जाता है। मशीन है, उसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रिकल लीड्स होंगे? 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होंगे। एक तो दोनों आपकी यहां पर लगा दिया, कहां पर लगा दिया? रिस्ट पे, और एक लेफ्ट एंकल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक लेफ्ट एंकल पे लगाया जाता है। देखो कहां पर लगाया जा रहा है? एक तो दोनों तरफ की जो है रिस्ट पे, और आपकी लेफ्ट एंकल पे। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्लास। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, P, Q, R, S और ये T, ये ही इंपॉर्टेंट है। P, Q, R, S, T क्या है? P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T। ये P अलग है, Q, R, S अलग है, और T अलग है। बात समझ रहे हो? P, Q, R, S और ये आपका T। P जो है, P, 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 ये शो करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। किसको शो करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। QRS ये किसको कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। और ये T जो है, ओ माय गॉड, एक्साइटमेंट में ऐसा हो गया है ना, ये T जो है इसके वापस रिटर्न होने की बात करता है, मतलब ये रिलैक्सेशन की बात करता है। कौन? T। एक P किसकी बात कर रहा है? मैं जनरल बात कर रहा हूं, अभी आपको पढ़ा देगा, ध्यान से सुनो। P किसकी बात कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। किसके? आर्ट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन। दोनों आर्ट्रिया है, उनके कॉन्ट्रैक्शन की बात कौन कर रहा है? P। QRS कॉम्प्लेक्स किसकी बात कर रहा है? जल्दी से बताओ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। और T वापस उनको नॉर्मल पोजीशन में आने की बात कर रहा है, मतलब रिलैक्सेशन की बात कौन कर रहा है? T। अब देखिए ध्यान से, each peak of ECG is identified with a letter from P to T. P to T. Very good. That correspond to specific electrical activity of the heart. ये हार्ट की एक स्पेशल जो एक्टिविटी होती है उसको शो करती है। यहां तक तो ठीक है। A P wave, the P wave represents the electrical excitement. P wave represent the electrical excitement or depolarization है ना, ऑफ आर्ट्रिया। आर्ट्रिया के डीपोलराइजेशन को शो करती है, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ आर्ट्रिया। आप इसको डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया बोलो, चाहे आप इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया बोलो। क्लियर हो रही है बात? एक ही है, समझ में आया? ये कौन रिप्रेजेंट करेगा? P। ये P, दोनों आर्ट्रिया। अब बात करते हैं QRS, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स या डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। आप देखिए यहां पर QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मींस इनिशिएशन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। बात को कैसे ही घुमा घुमा के करो, आपको बात वही आके निकलेगी कि दोनों जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है कौन?
QRS कॉम्प्लेक्स। कौन भैया? QRS कॉम्प्लेक्स जो है दोनों वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा। हो गया? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। अच्छा, अब आगे पढ़िए। ये क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। यहां से स्टार्ट होगा ये Q से। अब आप देखिए यहां पर द टी वेव रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स। टी वेव, टी वेव, टी वेव कहां भैया? ये रहा ये टी वेव, है ना। टी वेव जो है रिप्रेजेंट करेगा रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में वापस नॉर्मल पोजीशन में आ रहे हैं वेंट्रिकल्स, फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। पहला कौन सा था? डीपोलराइजेशन। अब क्या हो रहा है? रीपोलराइजेशन। नॉर्मल स्टेट में आ रहा है। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क एंड ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का एंड हो रहा है कहां पर? टी पर, मतलब वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है। Obviously, the counting of the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine that heartbeat of an individual. Clear है? तो by the counting of number of QRS complex के काउंटिंग पे जो है एक पर्टिकुलर टाइम में ये डिटरमाइन करता है कि हार्ट बीट क्या चल रही है इस व्यक्ति की हार्ट बीट एक पर्टिकुलर टाइम में। भाई पर्टिकुलर टाइम में आप चेक करोगे उसको, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसकी हार्ट बीट क्या चल रही है ये आप इससे पता करेंगे। 2020 का क्वेश्चन है ये। QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स करेगा क्या? नहीं। रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स? नहीं। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स? नहीं। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स? यस, ये इसके डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। बता चुका हूं, अभी बताया। ये देखो कहां गया? QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। स्पॉटलाइट 4। हीमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा से ज्यादा ये एफिनिटी शो करेगा, ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव शो करेगा। कौन? हीमोग्लोबिन। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे मान के चलिए हीमोग्लोबिन की कहानी मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे हीम प्लस ग्लोबिन, है ना। हीम प्लस ग्लोबिन। अब ग्लोबिन पे कितने आके चिपकते हैं ऑक्सीजन के? 4 मॉलिक्यूल, O2 के 4 मॉलिक्यूल। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है, आप ऐसे समझिए ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन की वाइफ है। कौन है? इसकी वाइफ है। हीमोग्लोबिन की वाइफ कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन भावनाओं को समझो आप थोड़ा सा ना। लेकिन ये जो है ना CO2 जो है, CO2 तो इसकी वाइफ होगी, और CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है समझ गए ना, मतलब ये बाहर से कुछ कनेक्शन बन रहा है। तो ह्यूमन नेचर होता है मैन विल बी मैन, समझ रहे हो ना। तो हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की जो क्षमता है वो 300 गुना ज्यादा होती है, 300 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। समझ रहे हो? यानी ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है किससे? CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। बात समझ में आ रही है? द लार्जेस्ट आरबीसी हैव सीन इन एलिफेंट। एलिफेंट के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी अब तक देखी गई है। आई थिंक क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लास। अब बात करते हैं ब्लड की। किसकी बात करते हैं भैया? ब्लड। ब्लड की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। जहां भी लॉजी वर्ड आ जाए इसका मतलब स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, हीमोपोएसिस। ये कहां होती है? बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या नाम है? हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस, पोएसिस का मतलब बनना, हीमो मतलब Fe लोहा, इन आयरन, बोन मैरो। क्लियर है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन होता है आरबीसी के अंदर? कौन होगा? हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन।
ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी वेट जो है उसमें 7 से 8%, 7 to 8% हमारी बॉडी वेट का जो है ब्लड प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में। मतलब पूरा ब्लड को अगर हम वेट करें ना तो हमारी बॉडी का जितना वेट है उसका 7 to 8% अकेला ब्लड है। वॉल्यूम कितना रहेगा ब्लड का? 5 to 6 लीटर। कितना रहेगा? 5 to 6 लीटर। ब्लड का पीएच हमेशा रहेगा 7.4। क्या रहेगा? 7.4। और ब्लड का कलर कैसा रहेगा? रेड। कैसा रहेगा? रेड। आपने देखा होगा कि जो है वुमेन्स जो होती है, कई बार देखा होगा किसी बच्चे के चोट लगी या किसी भी मूवीज में आपने देखा होगा कि ना जब भी हीरो वगैरह के कट लग जाता है उंगली उंगली में तो तुरंत जो है हीरोइन उसको ऐसे मुंह में लेके ऐसे बंद कर दी। और ऐसा क्यों होता है पता है आपको? 99% बच्चे इसका आंसर देंगे सर ऐसा होने से ब्लड का जो क्लॉटिंग होने लग जाती है और वो ब्लड रुक जाता है। ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मेरे नजरिए से जो होती है वुमेन्स जो होती हैं वो खून की प्यासी होती है। उनको खून चाहिए कहीं से भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी राज की बात बता रहा हूं, फीमेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है कि एक क्या बताऊं मैं आपको, मतलब ग्लो आता है फेस पे खून पीने से। ये पार्ट ऑफ जोक, ठीक है, इसका किसी प्रकार से कोई भी आपको शॉट नहीं लेना है, मैंने आपको केवल एक जोक की फॉर्म में कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्लॉटिंग के लिए ऐसा करती है। ठीक है, सो ओके। ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ब्लड जो होता है वो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। फॉल्स मतलब झूठा, कनेक्टिव मतलब आप जानते हो जोड़ने वाला। अब ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन फॉल्स है। कैसे? क्योंकि ब्लड सेल्स के अंदर डिवीजन की पावर होती ही नहीं है। ब्लड सेल्स 1 की 2, 2 की 4 कर ही नहीं सकता है। ब्लड सेल में डिवीजन की पावर नहीं होती, सेल्फ डिवाइडेशन की पावर ब्लड सेल्स में नहीं होती है, इसलिए ब्लड क्या होता है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। पहला रीजन। सेकंड, मैट्रिक्स विदाउट फाइबर। ब्लड का जो मैट्रिक्स होगा उस पर किसी प्रकार का कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होगा। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड नॉट सिक्रेटेड बाय ब्लड सेल्स। जो ब्लड का मैट्रिक्स होगा वो ब्लड सेल्स नहीं सिक्रेट करती, ब्लड सेल्स को सिक्रेट नहीं करेंगी। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। और वो कितना परसेंट होगा? 55%। सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, राइट, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये होती है 45%। कितना परसेंट होंगे ये? 45%। तो इन सब रीजंस की वजह से जो है ब्लड जो है एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ब्लड जो है एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि उसमें पावर, रीजनरेशन की पावर नहीं होती है, डिवाइडेशन की पावर नहीं होती है, मैट्रिक्स का विदाउट फाइबर होता है, और जो है मैट्रिक्स जो है ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो खुद ब्लड की सेल सिक्रेट नहीं करती है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा कहलाता है, 55% होता है, और ब्लड की जो हार्ड पार्ट है, सॉलिड पार्ट, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो 45%। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्पल्स की। किसकी बात करते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स बोल दो आप, हाँ एक ही बात है, सेल्स बोल दो, एक ही बात। सबसे पहले बात करते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से आपको जाना जाता है इरिथ्रोसाइट्स को, ल्यूकोसाइट्स को और प्लेटलेट्स को। इन तीनों को कॉमनली हम कह सकते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, और ये 45% होता है ब्लड का, यानी वो सॉलिड पार्ट आप कह सकते हैं इसको। इरिथ्रोसाइट से मतलब होता है आरबीसी। इरिथ्रोसाइट से मतलब क्या होता है? आरबीसी। क्या मतलब होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी जो होती है वो सर्कुलर होती हैं, गोलाकार, गोल, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव, कॉनकेव, नॉट कॉनवैक्स, कॉनकेव। देखिए आपने देखा होगा कि एक एप्पल भी आपने खाई होगी, एक चॉकलेट आती है ना, अच्छी सी आती है, दोनों साइड में क्या होती है, वो होती बिल्कुल गोल है, लेकिन वो बीच में से पिचकी सी होती है, ऐसे बीच में से पिचकी हुई होगी। सेम ऐसी ये बाइकॉनकेव होती है, क्योंकि ये सर्कुलर भी है
और बाइकॉनकेव भी है। अच्छा, आरबीसी में किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है आरबीसी। कैसी होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड। लेकिन एक्सेप्शंस जो है बायोलॉजी में भी होते हैं। कैमल और लामा जो होते हैं, लामा एक ऐसा लुक से आपको कैमल जैसा ही नजर आता है, छोटा होता, बहुत छोटा होता है, बड़ा भी इतना बड़ा तो होता ही अप्रॉक्स, है ना। इनका जो है, इनकी जो आरबीसी जो है ना वो बाई कॉन्वेक्स होती है, मतलब फूली हुई, बीच से फूली हुई, और ओवल शेप आपको ये आरबीसी नजर आती है। लेकिन नॉर्मली हम सबकी कैसे आती है? सर्कुलर, बाइकॉनकेव और नॉन न्यूक्लिएटेड। क्लियर है फर्स्ट क्लास? इन आरबीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट। आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। सो स्ट्रोमेटिन प्रोटीन मेक स्केलेटन। इसीलिए स्ट्रोमेटिन प्रोटीन जो है वो आरबीसी का स्केलेटन बनाती है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता उसका स्केलेटन, लेकिन यहां पर ये एब्सेंट है, ये है ही नहीं। तो यहां पर कौन बनाएगा? स्ट्रोमेटिन प्रोटीन जो है साइटोस्केलेटन का बनाएगा। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी जैसे इसेंशियल एलिमेंट्स भी नहीं पाए जाते, जो अपना खाना खुद बनाए, अपनी सारी प्रोसेस करे, सेल्फ ऑटोनोमस वर्क करे, सारे इस प्रकार का कोई आरबीसी में सब चक्कर ही नहीं है, झंझट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। आरबीसी जो है, ना तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता, ना गोल्जी बॉडी पाया जाता, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता। तो ये आरबीसी की कहानी। ह्यूमन में आरबीसी की साइज रहेगी 7.5 म्यू। कितना रहेगा? 7.5। आरबीसी के जो बनने की प्रोसेस है उसे कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मतलब क्या हो गया? इरिथ्रो का मतलब हो गया आपका ये आरबीसी, है ना। पोइसिस का मतलब बनना, इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी का बनना, इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आरबीसी की जो आउटर कवरिंग है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या नाम है उसका? डोनेंस मेम्ब्रेन। डोनेंस मेम्ब्रेन जो है वो हाईली परमिएबल फॉर सीएल माइनस, यानी क्लोराइड और HNO3, HNO3 इनके लिए हाईली परमिएबल है, और इम्परमिएबल फॉर Na+ एंड K+ आयन। ध्यान से सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाईली परमिएबल होती है Cl- और HNO3 के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होती है सोडियम और पोटेशियम के लिए। याद आ रहा है आपको? मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था क्लोराइड शिफ्ट। क्या पढ़ाया था? क्लोराइड शिफ्ट। उस क्लोराइड कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपनी नीट JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।